गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में या फिर पीआईबी में, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर या तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, उन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आर्टिकल्स है योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन के बारे में। तो फिलहाल अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बीसीसीआई ने योयो टेस्ट को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। अब योयो टेस्ट है क्या? योयो टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट है जो क्रिकेटर्स को देना पड़ता है, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये जेम्स बैंगबो डैनिश फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा ये फर्स्ट डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसमें 20 मीटर्स अपार्ट कुछ मार्कर्स रखे होते हैं और इसके बीच में प्लेयर्स को रन करना पड़ता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं। जो प्लेयर जितना लेवल पार करता है उसकी रैंकिंग उस हिसाब से होती है। तो ये आपको ये याद रखना है कि योयो टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, फिटनेस टेस्ट है ये। और इसे किसने इंट्रोड्यूस करा था? इसे इंट्रोड्यूस किया था जेम्स बैंगबो ने, ठीक है। इसी का जो अगला आर्टिकल है, जो अगला पार्ट है, वो है डेक्सा स्कैन के बारे में। अब डेक्सा स्कैन क्या है? डेक्सा स्कैन जो है वो बॉडी फेट को मेजर करता है, जो बॉडी में पानी है, वाटर है, उसको मेजर करता है। और मान लो किसी प्लेयर को बोन की बीमारी है या बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये दोनों ही आर्टिकल स्पोर्ट्स से हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों है दोनों ही आर्टिकल्स? क्योंकि 2021 के आप प्री में देखेंगे तो स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चंस थे, इस वजह से ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है लचिन कॉरिडोर के रिगार्डिंग। अब ये लचिन कॉरिडोर हमें पता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वर्ल्ड में, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो प्लेसेस इन न्यूज या फिर लोकेशन इन न्यूज का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो ये कहाँ पे है जान लेते हैं। तो आपने न्यूज में इस जगह के बारे में सुना होगा, ये है आर्मेनिया और इधर है अजरबैजान। इन दोनों के बीच हमेशा कशमकश लगी रहती है। यहाँ पे एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं नगोर्नो काराबाग रीजन। तो इसके लिए दोनों में झगड़ा होते रहता है। तो ये जो काराबाग रीजन है इसमें ये यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है ये तो इस कॉरिडोर में क्या हुआ, ये तो आर्मेनिया है बट आपको पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ की है? अजरबैजान की। तो यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, अजरबैजान के लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, इस कॉरिडोर को, यहाँ पे जो कॉरिडोर है उसको ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती थी डिफरेंट रिसोर्सेज के, जिससे वो ना घुसते। तो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि ये लचिन कॉरिडोर है कहाँ, और ये है आर्मेनिया में, आर्मेनिया के नगोर्नो काराबाग रीजन में। अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है ये है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। क्यों ये न्यूज़ में है? इंडिया को इसकी आने वाली लीडरशिप मिलने वाली है, ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। इसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं। ये जो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है इसका एक ग्रेटर ब्रांच है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का ही पार्ट एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है। और ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये क्या है? ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जैसे यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी WHO है ना, वर्ल्ड बैंक है, तो वैसे ही ये भी एक इनकी स्पेशलाइज्ड यूनिट है। और इस स्पेशलाइज्ड यूनिट का जो एशियन ब्रांच है उसका नाम क्या है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन।
इसका एशियन पैसिफिक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि ये पोस्टल रिलेशन, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच का पोस्टल रिलेशन बूस्ट करेगी, ठीक है, प्रमोट करेगी पोस्टल रिलेशन को और उनको इम्प्रूव करेगी। यानी कि जो पोस्ट होते हैं एक जगह से जो दूसरी जगह पोस्ट होती है, इसके लिए इस कंट्री के और इस कंट्री के, मान लीजिए ये इंडिया है और ये है यूएस, इंडिया से कोई पोस्ट भेज रहा है यूएस, तो इन दोनों के कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो ये पोस्ट यहाँ से यहाँ जा पाएगा। तो इन रिलेशंस को ये बूस्ट करती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है इसका थाईलैंड में। एंड इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उसकी 3 बॉडीज हैं, ठीक है, और 3 बॉडीज में सबसे ऊपर है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस के नीचे है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो साल में एक बार मिलती है, मीट्स वंस एवरी ईयर, जो साल में एक बार मिलती है। और उसके बाद है AAPU ब्यूरो है। इस ब्यूरो का काम क्या है कि इसमें अगर इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई अपॉइंटमेंट करनी है, कोई ट्रांसफ़र करना है, तो इन सब चीज़ों से ये जो ब्यूरो है ये डील करती है। अगला जो आर्टिकल है वो है रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार, इनकी अभी अभी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसपे पीएम ने इनको, ठीक है, पीएम ने इनको कॉमेमोरेट किया, यानी कि इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इनके बारे में कुछ कहा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये पहली क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल को जोरों तोरों से अपोज किया था, ठीक है। हम सोचते हैं कि 1957 के टाइम रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई से पहले भी, ठीक है, इनसे पहले भी, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से पहले भी ये थी रानी वेलु नाचियार, जिन्होंने ब्रिटिश को बहुत ही जोरों तोरों से, बहुत ही ताकत से अपोज किया था। इनका जन्म जनवरी 3, 1730 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? रामनाथपुरम, तमिलनाडु। ये बहुत सारे वेपन्स चलाने में एकदम माहिर थी, जैसे कि वलारी, सिलाम्बम, ये सब वेपन्स के नाम हैं, वलारी और सिलाम्बम। आर्चरी में भी ये बहुत माहिर थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स भी जानती थी। ये एक अच्छी स्कॉलर भी थी, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि फ्रेंच में, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है। और हैदर अली के साथ और गोपालन नायकर के साथ मिलके इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को काफ़ी अपोज किया था। किसके साथ मिलके? हैदर अली के साथ और गोपाल नायकर के साथ। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है इंडियन राइनो के रिगार्डिंग। तो असम के जो सीएम हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि 2022 में असम में कोई भी राइनो की किलिंग नहीं हुई है, यानी कि राइनो की पोचिंग नहीं हुई है। राइनो को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वन हॉर्न राइनो या फिर इंडियन ग्रेटर राइनोसेरस, ठीक है। जो राइनो होता है उस पर हम देख सकते हैं कि इसके 1 हॉर्न होते हैं यहाँ पे, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो डार्क ग्रे तो नहीं, ग्रे कलर की इसकी बॉडी होती है, और यहाँ पे एक कवच टाइप प्रोटेक्शन भी होता है जो कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो राइनोसेरस, देन इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 में जो स्केड्यूल है उसमें पहले स्केड्यूल में रखा गया है, और IUCN के लिस्ट में ये वल्नरेबल है, ठीक है। अगर हम यहीं दूसरे राइनोसेरस की बात करें, जैसे सुमात्रन राइनोसेरस, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर हम बात करें कि इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ है, यानी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंडियन राइनोसेरस जो है वो नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट इसका
हैबिटेशन है वो है ब्रह्मपुत्र वैली के अराउंड, नॉर्थ बंगाल में और साउथ नेपाल में, इन्हीं जगह ये सिर्फ पाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग 3700 राइनोसेरस एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वन हॉर्न राइनो की, और इस 3700 में से 2600 के अराउंड काजीरंगा नेशनल पार्क में है, एंड 250 अदर जो है वो ओरंग नेशनल पार्क, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन प्रोटेक्टेड एरियाज में भी पाए जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के रिगार्डिंग। ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने फिलहाल अभी कहा है कि जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वैसे पावर प्लांट्स जो कि बाहर से कोल इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से जो भी कोल इंपोर्ट होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है। तो मानिए कि एक इस इम्पोर्टेंट कोल से ये पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फिर उसको इंडिया में अगर सप्लाई करते हैं तो जो रेट मिलता है वो सेम मिलता है जो इंडियन कोल से प्रोड्यूस करने वाले पावर प्लांट सेल करते हैं। तो क्योंकि इनको कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है और ये उसी रेट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इस वजह से इनको हो जाता है लॉस। तो इसलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कहा है कि इनकी हमें भरपाई करनी चाहिए, यानी कि इन्हें हमें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। इतना ही कहा है इस न्यूज़ आर्टिकल से। तो यहाँ से ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर सेटअप की गई थी। ये क्वासी जुडिशियल है, यानी कि कुछ केसेस में क्वासी जुडिशियल क्या होता है, कुछ केसेस में इसे जुडिशियरी जैसे पावर भी दिए जाते हैं, यानी कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट भी दिए जाते हैं। देन इस बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है, एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर पर्सन्स होते हैं। काम क्या है? इस बॉडी को जब सेट किया गया था तो इसको बस टैरिफ रेगुलेट करने के लिए सेट किया गया था। इनिशियली जब इसे सेट किया गया था तो इसका काम था कि जो भी टैरिफ होता है उसको रेगुलेट करे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है कि चार्ज कितना लगेगा वो सब रेगुलेट करे, कितना फ़ी होगा इलेक्ट्रिसिटी का एंड ऑल। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अभी जो फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव है, अभी जो ये बॉडी करती है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ पॉलिसी जो आता है, दोनों ही ये बॉडी फॉर्मुलेट करती है। इसके अलावा ये बहुत चीज़ें प्रोमोट करती है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, मैटर रिफर, और कोई एक्स्ट्रा मैटर अगर रिफ़र किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो उस मैटर पे भी ये बात करती है, उस मैटर से भी डील करती है। अगला जो आर्टिकल है, हाई पावर लद्दाख कमेटी। तो ये जो कमेटी है इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया, ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है नील्यानंद राय, ठीक है। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये कमेटी बनाई की गई थी ऐसे मेजर्स डिस्कस करने के लिए जिन मेजर्स के मदद से हम जो कल्चर है लद्दाख का और उसके लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो कल्चर और लैंग्वेज है लद्दाख का वो बहुत ही यूनिक है, तो इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, उन मेजर्स को डील करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। अब इस कमेटी में जब डिस्कशन हो रहा था तो वहाँ एक कंट्रोवर्सी उभर के आई रिगार्डिंग 6 शेड्यूल। तो कुछ मेंबर्स वहाँ पे ये कहने लगे कि इसे 6 शेड्यूल के अंदर डाल देना चाहिए, बल्कि बाकी मेंबर्स इस पे एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए 6 शेड्यूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल जो है, 5th एंड 6th शेड्यूल, वो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, ठीक है। तो
ये 6 शेड्यूल जो है ये आर्टिकल 244 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 244 के अंदर ये क्या कहता है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 6 शेड्यूल जो है, ठीक है, ये 4 स्टेट्स में लागू होता है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल एरियाज की। तो ऑटोनॉमी कैसे प्रोटेक्ट करता है, ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करता है बाय सेटिंग अप ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। तो जिन एरियाज़ में मान लीजिए ये चारों स्टेट्स हैं और इन एरियाज़ में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वहाँ पे ये एक ऑटोनोमस काउंसिल सेटअप करता है, जो कि 13, इस ऑटोनोमस काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 26 को ट्राइबल पॉपुलेशन खुद इलेक्ट करता है और 4 को गवर्नमेंट, जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, वो नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल इन चारों स्टेट्स में 10 ऑटोनोमस काउंसिल है ऐसे, ठीक है। तो ऑटोनोमस काउंसिल के मदद से ये उनको ऑटोनॉमी देता है, उन स्टेट्स को या फिर उन ट्राइबल एरियाज़ को ऑटोनॉमी देता है। तो जिन एरियाज़ में ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल को ये छूट होती है कि वो कानून बना सके लैंड पे, पब्लिक ऑर्डर पे और एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और इसी से वो अपना ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड।